बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। चीन के वज़ीर बैनुल-अक़वामी डिपार्टमेंट की सरबराही में एक बड़ा वफ़द पाकिस्तान के दौरा पर है, लेकिन एक जमात अब भी ऐसी है जिसको पीटीआई कहते हैं। वो जो चीनी प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान में, उनको सबोताज करना चाहती है। क्या जो स्वात वाला सानिया है वो भी इसी जो कोशिश है इसकी एक कड़ी है। इस पर बात करेंगे। और फिर जो इमरान खान साहब हैं उनकी चीखें जो हैं वो जेल से बाहर सुनाई दे रही हैं, और जो इनके इनकलाबी हैं पीटीआई वाले वो भाग रहे हैं, पीटीआई को छोड़ के कैंप चेंज कर रहे हैं और ज़ाती मुफाद के लिए भाग रहे हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ में सोशल मीडिया के इनके मुजाहिद हैं, वो हथियार फेंक रहे हैं ज़ाती मकासद के लिए, ज़ाती मुफाद के लिए। ये सारे दूध पीने वाले मजनू हैं। तो इस पर बात करेंगे। और फिर एक ख़बर है कि जनाब जो 13 रुकनी लार्जर बेंच है जो पीटीआई की मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस की समाअत कर रहा है, तो वो 2 दिन में लग रहा है मुझे कि 2 दिन में ये मामला जो है ये निपटा देगा। वो काज लिस्ट जारी हो गई है और 24 और 25 जून को 2 दिन जो है इस केस की वो 13 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो समाअत करेगा। 2 दिन की काज लिस्ट जारी होने का मतलब ये है कि बेंच है उसकी ये ख्वाहिश है कि 2 दिन के अंदर अंदर इस मामले को निपटा दिया जाए। अब जो कानूनी पोजीशन है मखसूस नशिस्तों वाली, उस पर कई दफ़ा मैं व्लॉग्स कर चुका हूँ, और मेरे ख्याल में जो कानूनी पोजीशन है वो यही है कि ये नशिस्तें जो हैं वो दीगर जमातों को मिलेंगी और पीटीआई के हिस्से में कोई नशिस्त नहीं आएगी। और जो अदालत के ऑब्जर्वेशन हैं 13 रुकनी बेंच की जो पहली समातें हुई हैं, वहाँ जो चीज़ देखने में आई है उसमें 2 तरह के ख्यालात जो हैं वो सामने हैं। एक तो ये है, वो जो जजेज़ हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब नहीं, पीटीआई का हक नहीं है, बाकी जमातों को मिलेंगी। तकसीम इस तरह होगी। एक ख्याल ये है कि जनाब ये सीटें अगर पीटीआई को नहीं मिल सकती मुतनासिब नुमाइंदगी तहत, तो दीगर जमातों को भी नहीं मिल सकती। तो एक आध आवाज़ ऐसी भी आई है कि जनाब ये पीटीआई का हक है, पीटीआई को मिलनी चाहिए। जमहूरियत की बात की गई, आइन और कानून से हट के, जो यानी कि जमहूरी नज़रिया ज़रूरत के तहत वो ऐसा लग रहा था कि वो जज साहबान चाहते हैं कि ये सीटें जो है नशिस्तें, मखसूस नशिस्तें ख़वातीन की और अक़लियतों की, ये पीटीआई के सुपुर्द कर दी जाए। तो अब 3 चीज़ें सामने, और जो मुझे लग रहा है कि ये इख्तिलाफ़ी फ़ैसला होगा, मुतफ़िक़ा फ़ैसला नहीं होगा। और जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की एक अच्छी बात भी मुझे लगी है कि माज़ी में जब चीफ जस्टिस साहबान होते थे उनकी कोशिश होती थी कि ऐसा बेंच तश्कील दिया जाए कि कोई मुतफ़िक़ा फ़ैसला आ जाए। बुंदियाल साहब हम ख्याल बेंचेस बनाते रहे, इससे पहले भी माजी में भी इफ्तिखार चौधरी साहब जो थे वो अपना नज़रिया, अपना जो फैसला था वो अक्सरियत के साथ मिला लिया करते थे। अगर इख्तिलाफ इस हद तक शदीद हो जाता था तो वो अपना जो फैसला है उसको तब्दील कर देते थे, या फिर सबको, यानी उनकी ये कोशिश होती थी कि मुतफ़िक़ा फ़ैसला जो है वो आए। और उनके दौर में जब वो बहाल हुए उसके बाद जितने भी फैसले आए हैं उनके बेंच के, उनमें किसी का इख्तिलाफ़ी नोट नहीं होता था। लेकिन काजी साहब को मैंने देखा कि काजी साहब मेरा ख्याल है असरअंदाज भी नहीं होते बाकी अपने बरादर जजेस पर, और उनको इंडिपेंडेंटली जो है वो फैसला करने देते हैं। तो अब ये जो फैसला है मुझे ये लग रहा है कि ये इख्तिलाफ़ी फ़ैसला होगा, और अक्सरियत जो है जजों की वो ये फ़ैसला देगी कि जनाब ये सीटें जो हैं बाकी जमातों को मिलनी चाहिए, जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला किया था। और फिर जो अक़लियती फ़ैसला होगा वो, उसमें भी 2 जो है वो चीज़ें सामने आएंगी। एक ये कि जनाब ये किसी को भी ना मिले, खाली रहें। और तीसरा ये है कि जो सबसे कम तादाद में लोग होंगे वो ये फैसला दे सकते हैं कि जनाब ये सीटें जो हैं ये पीटीआई को दी जाए। जो मखसूस नशिस्तें हैं ये पीटीआई का, यानी पीटीआई तो है कोई नहीं अब, यानी जो अब पीटीआई बन गई है, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल बन गई है, जो भी है, उन्होंने जनाब वो लिस्टें दी थी, नहीं दी थी, जमा करवाई थी, नहीं जमा करवाई थी। ये जब ये तादाद का तयन होना था, मखसूस नशिस्तों का तयन होना था, उस वक्त ये पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लियामेंट के अंदर कोई जमात थी भी या नहीं थी, इससे कतई नज़र नज़रिया ज़रूरत के तहत हो जो फैसला मुझे आता हुआ 2-3 जज हो सकते हैं वो ये फैसला देने जनाब दे दें, उनको दे दें। और एक मैंने कहा है कि अक्सरियत जो है वो, ये जो कानून की मैं बात कर रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये मखसूस नशिस्तें खाली नहीं छोड़ी जा सकती, इनको दीगर जमातों में तकसीम कर दिया जाए तनासब के हिसाब से, जो पार्लियामेंट के अंदर उनकी तादाद है उसके तनासब के हिसाब से। तो ये 2 दिन 24 और 25 2 दिन समाअत होगी, और उसके बाद मुझे ये लग रहा है कि इसका
फैसला आ जाएगा। दीगर मौज़ूआत की तरफ जाने से पहले मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बात करना चाहूँगा कि कल उनकी 71वीं सालगिरह थी। सदर ने भी केक काटा और पीपल्स पार्टी के वर्करों ने भी, लीडरों ने भी इस हवाले से तकरीबात भी हुई, उनकी खिदमात को भी सराहा गया, उनकी जमहूरियत पसंदी पर भी बात हुई। कुछ ऐसी चीज़ें एक दो में जो हाई कोर्ट से जुड़ी हुई हैं वो मैं आपके गोश गुज़ार करना चाहूँगा। एक तो ये कि बेनज़ीर भुट्टो जो है ना, इनकी याददाश्त बड़ी अच्छी थी और जब गुफ्तगू करते थे किसी शख्स से तो ऐसे लगता था जनाब ये बिल्कुल अपनाइयत वाली बात होती थी। जब ये हाई कोर्ट में मेरा कोई एक्सक्लूसिव इनके साथ जो है वो मीटिंग शीटिंग किसी में शरीक नहीं हुआ, जैसे कि बीट रिपोर्टर होते हैं, तो मैं तो हाई कोर्ट की रिपोर्टिंग करता था, वहाँ ये आया करती थी, पेशियाँ भुगतती थी। तो वहाँ जो साफ़ी थे, ज़ाहिर है वो कमरा अदालत में कुछ टाइम मिल जाता था बात करने का वक्फे के दौरान। तो मोहतरमा से पहली जो हमारी मुलाकात हुई, जो टाक हुई, तो उसमें ज़ाहिर हर साफ़ी जो कहता है जनाब मैं फ़लाँ अखबार से हूँ, फ़लाँ मेरा नाम है, चंद एक साफ़ी होते थे, चंद एक अखबार होते थे। तो फिर जनाब जब दूसरी मीटिंग हुई है, दूसरी हमारी इनके साथ मुलाकात हुई है, तो वो ज़ाहिर है फिर तारफ़ करवाया एक साफ़ी ने कि जनाब मैं फ़लाँ हूँ, फ़लाँ अखबार से। उन्होंने कहा अब ये उसने नाम, ये पूरा नाम नहीं लेती थी, यानी ये सईद चौधरी नहीं सईद कहती थी। सईद, रियाज शाकर है शाकर, बदर मुनीर को मुनीर, ऐसे ये मुखातब करती थी। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ यार मुझे पता है आप फ़लाँ अखबार से हैं और ये फ़लाँ अखबार से है, इसका नाम ये है, ये फ़लाँ अखबार से, इसका नाम ये है, ये आसी है, ये फ़लाँ अखबार से। इस तरह यानी उन्होंने एक तरह से कह लें कि अपनाइयत, एक याददाश्त, एक अपनाइयत, दोनों उनके लहजे में जो वो मौजूद थी। बहरहाल ये तो हो गया ना उनके किरदार वाली बात। और दूसरी ये बात है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो गुफ्तगू करती थी ना अदालत में, तो उनका जो अदायगी थी, अंग्रेज़ी में बात करती थी और जो लहजा था और ज़रा तेज़ स्पीड जो थी ना उनकी अंग्रेज़ी बोलने की, वो बड़ी तेज़ थी और बड़ा मुश्किल हो जाता था उनका बयान जो है कलमबंद करना। तो एक राजा फ़रासियाब साहब जज थे, वो बहुत अरसे बाद मुझे जो है उनके सेक्रेटरी ने बताया कि जनाब वो जो बयान था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का, वो ज़ाहिर है वो बोलती हैं और फिर जो एक स्टेनो होता है वो लिखता है, तो वो इस अंदाज में बयान कलमबंद हुआ कि स्टेनो साहब लिख ही नहीं सके वो। लेकिन किसी को पता नहीं चला। जब फाइल जाती है रात को राजा फ़रासियाब साहब के घर, तो उसमें बेनज़ीर भुट्टो का बयान नहीं होता जो उन्होंने कलमबंद किया था। दूसरे दिन आके जनाब उन्होंने ज़ाहिर क्लास ली, तो उनके सेक्रेटरी ने बड़े अरसे बाद मुझे ये बात बताई। और मैं बात कर रहा हूँ एक्यूरेसी जो होती थी अखबारात की, कि किस हद तक वो जम के रिपोर्टिंग किया करते थे। अब मुझे याद नहीं कि वो महमूद साहब थे डॉन अखबार के या शुजात अली खान साहब थे, इनमें से दोनों में से एक साहब थे, वो डॉन अखबार के रिपोर्टर थे। तो फिर हुआ ये कि जो बेनज़ीर भुट्टो का बयान था वो डॉन अखबार मंगवाया गया और डॉन अखबार से नकल किया गया अदालती रिकॉर्ड में, बजाय इसके कि अदालती रिकॉर्ड से डॉन अखबार में जाता वो उनका बयान, वो वहाँ से जो है वो रिप्रोड्यूस किया गया अदालती हुक्म में और कोई पकड़ नहीं सका बाद में। और दूसरी बात जो कहते हैं बेनज़ीर भुट्टो बड़ी ज़ीरक थी, तो गुलाम शाह खान ने ज़ाहिर इनकी हुकूमत जो है वो असम्बली समेत तहलील कर दी, तो फिर इनके बेबुनियाद मुकदमात बनाए गए जो बाद में गलत साबित हो गए। तो ये राशिद अजीज़ खान होते थे लाहौर हाई कोर्ट के जज, उनके बेंच में केस लगा हुआ था, ये अदालत में आती हैं, तो ये इनका पाँव एक तार में उलझ जाता है। तो ये नहीं कि पाँव उलझा है और जाकर बैठ गई अपनी शिस्त पे, खैर है पता नहीं क्या तार है कौन सी नहीं, इनको कोई शक पड़ गया, इन्होंने वो तार जो है पकड़ ली और तार के साथ ये चलती गई और वहाँ पहुँच गई यहाँ रिकॉर्डिंग के आलात लगे हुए थे और अदालती अमला भी मुकर गया। जज साहब ने भी कह दिया मुझे तो पता ही नहीं। और ये जो है बार में चलेंगे वकला के पास और फिर वहाँ पीपल्स राइट्स फोरम के जो वकला थे वो एक बड़ी तादाद थी उनकी, तो नारेबाजी शुरू होगी और इन्होंने वहाँ ये बयान दिया कि आप यहाँ ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये बराह रास्त जो है मॉनिटर की जा रही है ऐवान सदर से। गुलाम शाह खान पे इन्होंने इल्ज़ाम लगाया। तो फिर पता ये चला बाद में कि ये जज साहब ने खुद ही ये हुक्म दिया था और उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के मेंबर रिस्पेक्टेड टीम थे अब्दुल सलाम खाबर साहब, सेशन जज थे, वो अब रिटायर हो गए हुए और वो पता ही चला कि अपनी याददाश्तें भी लिख रहे हैं जिनमें ऐसे वाक़यात का भी जिक्र होगा। तो उनको कहा गया था कि जनाब ये आप ना रिकॉर्डिंग का इंतज़ाम करें, तो PID के ज़रिए ये रिकॉर्डिंग का जो है ये एहतमाम किया गया था
तो फिर इनके वकला को बुलाया जाता है और फिर कहा जाता है जनाब आप आएँ, और फिर बता दिया जाता है इनको कि ये रिकॉर्डिंग का एहतमाम क्यों किया गया था। वहाँ यही बताया गया कि जनाब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का उस दिन बयान रिकॉर्ड होना था, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो हैं, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि उनका लहजा ऑक्सफोर्ड स्टाइल की अंग्रेज़ी और फिर अदायगी और फिर तेज़ जो वो गुफ्तगू करती थी अंग्रेज़ी में, तो वो कहते हैं जनाब हमें समझ नहीं आ रही थी मामलात की, तो ये हम रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहे थे ताकि इसको बाद में जो है ये इसको तहरीरी शक्ल में हम ले आएंगे। तो फिर मोहतरमा बेनज़ीर ने कहा कि ठीक है जनाब, आप जो है वो मैं कह रहा हूँ कि लचक भी दिखा दिया करती थी, तो उन्होंने कहा ठीक है जनाब मैं बाइकाट शाइकाट ख़त्म कर रही हूँ, अपना मैं अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनती हूँ, लेकिन ये आप रिकॉर्डिंग शिकार्डिंग जो है ना ये हटा दें, मैं अपना बयान इंतहाई ठहराव के साथ जो है वो कलमबंद करवाऊँगी, जैसा कि डिक्टेशन दी जाती है उस तरह का मेरा लहजा होगा। तो फिर वो जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो हटा दिए गए थे और इन्होंने अपना बयान जो है वो कलमबंद करवाया था। और दूसरी बात जो मैं कर रहा हूँ कि जनाब जो पीटीआई है ये बाज नहीं आ रही, और बात किस बात से नहीं आ रही, जो पाकिस्तान में चीनी वज़ीरे बैनुल-अक़वामी डिपार्टमेंट की सरबराही में एक बड़ा वफ़द आया। 2 हफ़्ते पहले हमारे वज़ीर-ए-आज़म एक बड़ा वफ़द ले गए थे, वहाँ बहुत सारे MOUs पे साइन हुए थे, और उसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ज़राअत है, और फिर सनती ज़ोन बनने हैं, और फिर जो इंटरनेट का मामला है वो है, और फिर यहाँ इंटरनेट सिटी बनने हैं जहाँ उन्होंने सरमायाकारी करनी है, दीगर ज़राअत में, और फिर टेक्सटाइल में, बहुत सारे ऑटोमोबाइल में बहुत सारे मामलात हैं, और फिर मादनियात कानकनी में, ये बहुत सारे मामला जो है इस पर अब दस्तखत होने हैं। तो वो चीनी वफ़द जो है वो पाकिस्तान आया हो और वो सारे मामलात का जायज़ा ले रहे हैं। तो वहाँ एक मुशावरती मैकेनिज़्म इजलास हुआ है जिसमें जो हमारे तमाम सियासी जमातों के अहम रहनुमा हैं वो भी शरीक हुए। तो वहाँ मौलाना फजल रहमान साहब ने ये कहा कि जनाब जो हमारे सियासी इख्तिलाफ़ात हैं आपस में पाकिस्तानी सियासी जमातों के, जो चीन की दोस्ती है, पाक चीन दोस्ती, वो इन इख्तिलाफ़ात से बहुत बाला है, यानी हमारे इख्तिलाफ़ात को आप छोड़ें। अब मसला ये है कि बहुत खुशाइन चीज़ है कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो उसमें शरीक हुई हैं, एक पेज पे नज़र आई हैं, और ये ज़रूरी था। लेकिन ये इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? ज़रूरत इसलिए पेश आई कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो पॉलिसियाँ हैं उनका तसलसल हो, ये ना हो कि आने वाली हुकूमतें या सियासी जमातें इसकी मुखालफत शुरू कर दें। और वो कहते हैं ना कि जनाब कि जो सांप का डसा हुआ रस्सी से भी डरता है, या दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, ये वो माम पिछले दौर में इमरान खान ने जो CPAC के साथ किया, जिस तरीके से फ्रीज किया उनको, और 2014 में इन्होंने इस्लामाबाद में धरने दे दिए थे जब चीनी सदर जो है पाकिस्तान आने वाले थे, और फिर उनको अपना दौरा जो है वो मुलतवी करना पड़ा था। और फिर जब ये इक़्तिदार में हैं तो इनके वज़ीर थे रज़ाक दाऊद साहब, वो पहले ठेके ठुके मांगते रहे जनाब CPAC के, वो ठेके ठुके नहीं मिले उनको, तो उन्होंने जनाब वहाँ ये तजवीज़ दे दी कि जनाब इसको फ्रीज कर दिया जाए CPAC को, और बाद में फिर एक तरह से फ्रीज ही रहा। यानी अब जो कह रहे हैं CPAC 2 या अपग्रेडेशन वाली जो बातें हो रही हैं, ये अगर उसी रफ्तार से जारी रहता मामला, तो ये अब तक दूसरा जो है CPAC 2 या अपग्रेडेशन वाली जो बात है, या जो सनती जोन बनने थे, वो अब तक कंप्लीट हो चुके होते हैं या कंप्लीट होने के करीब होते। लेकिन इन्होंने दीदा दरिस्ता उन कुव्वतों की ख्वाहिश पे, जिनकी ख्वाहिश थी कि जब CPAC जो है ये बेल जो है वो मंडे ना चढ़े, ये उस आलमी साजिश का हिस्सा बने रहे। और अब भी इनके 2 लोग जो हैं, एक बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, वो उस मीटिंग में मौजूद थे जो मुशावरती मैकेनिज़्म वाला इजलास था, और दूसरे इनके रऊफ़ हसन साहब जो हैं वो शरीक थे। यानी तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी मौजूद थी। और ये इस पे जो मैं कह रहा हूँ, ये इनको पसंद नहीं है ये चीज़ें। अब जो इनकी बुशरा बेगम की बहन है मरियम रियाज भट्टू साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया है, और उसमें वो फरमा रही है अली ज़फ़र साहब से खान साहब के हक़ में तो कुछ होता नहीं है, लेकिन पहुँच गए चीनी वज़ीर से मुलाकात के लिए, क्या वो खान साहब से पूछ के गए थे? यानी मुल्की मफाद इन लोगों की नज़र में कुछ नहीं है। चीन को ये शो करना कि जनाब हम एक पेज पे हैं, इसकी कोई अहमियत नहीं है। चीन को ये कहना कि जनाब आप सरमायाकारी करें, बेफिक्र होकर करें, जो पॉलिसियाँ
अब चल रही हैं चीनी सरमायाकारी के हवाले से, चीनी प्रोजेक्ट्स के हवाले से, वो कायम रहेंगी, उनका तसलसल कायम रहेगा, इसकी कोई अहमियत नहीं है। ये खातून जो हैं इनकी नज़र में सिर्फ इमरान खान अहम है, और इमरान खान से पूछे बगैर जनाब वो कहती हैं क्यों पहुंच गए, क्या पूछा है उन्होंने, यानी कि खान साहब इसकी इजाज़त ना देते, यही नज़र आता है ना फिर। और दूसरा जो मैंने इंट्रो में सानिया स्वात का जिक्र करते हुए अर्ज किया था, सी पैक और चीनी मनसूबों को सबोताज करने की कोशिशों का कहीं ये मामला वाक़या जो है हिस्सा तो नहीं है। तो ये एक तो चीज़ ये सामने आ रही है कि ये एक पूरी प्लानिंग के तहत ये काम किया गया, और इसमें पीटीआई के वर्कर और पीटीआई के एमपीएस अरकान असम्बली जो हैं उनका बड़ा किरदार है, बड़ा हिस्सा है, और पुलिस की गफलत है। ये मैं 100% नहीं कह सकता कि जनाब ये जो है इसलिए ये वाक़या किया गया, लेकिन इसके जो असरात हैं, मनफी असरात जो हैं वो सरमायाकारी पर पड़ सकते हैं। पहले ही वो डरे हुए हैं, जो चीनी सरमायाकार है वो पहले ही डरे हुए हैं, और जो उनके वजीर मिले हैं जाके हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, उन्होंने यही मामला सामने रखा है सिक्योरिटी का, कि जनाब एक तो ये कि मुल्क में इस्तेहकाम चाहिए, दूसरा जो सिक्योरिटी है वो फुल प्रूफ चाहिए, फिर मुल्क तरक्की करते हैं। ये तो एक है ना डिप्लोमेटिक ज़बान है कि मुल्क की तरक्की के लिए ये ज़रूरी है, असल में तो मुतालबा कर रहे हैं। और सानिया स्वात ने इस तासर को तक़वीत दी है कि ये शिद्दत पसंदों का मुल्क है, यहाँ किसी की जान और माल महफूज नहीं है, यहाँ जिंदा इंसानों को जला दिया जाता है, इसलिए यहाँ आने से पहले सोच लीजिए, मुझे ये लग रहा है। और फिर दूसरी जो मैं बात कर रहा हूँ कि जनाब इनके इनकलाबी जो हैं वो भाग रहे हैं। वो आपको याद होगा कि एक मलकू नकदा कोका कैदी नंबर 804, और वो जा रहे थे बरतानिया, उन्होंने कोई वहाँ किसी शो में शिरकत करनी थी, या शो था उनका कोई, तो वो उन्हें एयरपोर्ट पे रोक लिया गया और कहा कि जनाब PNIL में आपका नाम है, तो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तो लाहौर हाई कोर्ट में पहले अब अजीज शेख साहब ने समात की केस की, तो उन्होंने कहा जनाब ये इस तरह के जो केस है ना ये शमस महमूद मिर्ज़ा साहब की अदालत में लगे हुए, तो आप ऐसा है कि अब ट्रांसफ़र कर दिया जाए वहाँ। और शमस महमूद मिर्ज़ा साहब की जब अदालत में केस लगा है तो उन्होंने नोटिस जारी कर दिया, हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। और अज़हर सिद्दीक़ साहब जो हैं PTI वाले, वो इनके वकील हैं मलकू साहब के। अब मलकू साहब जो हैं, जो मैंने कहा ना दूध पीने वाले मजनून हैं, ये जो कैदी नंबर 804 और वीलागर जो हैं इमरान खान के हक़ में जनाब टूटे पड़ रहे हैं और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, वो सारे व्यूज़ के लिए करते हैं। इनका जो नकदा कुक्का तो पता नहीं क्या था उसमें कैदी नंबर 804, तो उसके मिलियंस में जो है वो मिलियंस में देखा गया, और मिलियन में अगर एक यूट्यूब पे देखा जाता है मामला, तो फिर पैसे जो हैं वो डॉलरों में और पाकिस्तानी रुपयों में तो करोड़ों की कमाई करते हैं। इसी तरह जो इनके PTI के हक़ में विलाग करते हैं, वो भी मैं पहले बार कह चुका हूँ जनाब, सोशल मीडिया पे इनकी फ़ैन फॉलोइंग है, लेकिन वो सियासी वर्कर नहीं है, वो इनके लिए बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। अब जब जनाब कैदी नंबर ये कहा जा रहा है कैदी नंबर 804 की वजह से जनाब जो मलकू है उसको बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, तो मलकू साहब ने जनाब एक U-टर्न ले लिया। तो उन्होंने जनाब नकदा कोका का एक नया वर्जन जो है वो जारी कर दिया है, और कैदी नंबर 804 वाली जो बात है वो इधर उधर करके उन्होंने जनाब पाक फौज ने अपना फ़र्ज निभाना है, तो कुछ भी हो जावे पाकिस्तान बचाना है, नकदा कोका। अब वो उधर चले गए, और उनका ख्याल है कि इस गाने की वजह से शायद जो PNIL से उनका नाम जो है निकल जाएगा। और जो अज़हर सिद्दीक़ साहब हैं, वकील की एक जिम्मेदारी है कि जनाब उसने अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करना, उसके हकूक़ को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन अज़हर सिद्दीक़ साहब आप फरमा रहे हैं कि जनाब मैंने अपना वकालतनामा वापस ले लिया। वकालतनामा इसलिए वापस ले लिया जनाब नकदा कोका कैदी नंबर 804 वाला गाना तो पड़ा ही है ना कहीं ना कहीं, तो वो फ़ौज के हक़ में उन्होंने क्यों जनाब ये एक गाना जो है, एक नया वर्जन जो है ये क्यों जारी कर दिया। लेकिन जो मेरी सलाह है वो ये है कि वो शमस महमूद मिर्ज़ा साहब की अदालत में पेश नहीं होते, ज़ाती तलक़ात होते हैं जजों के साथ कुछ वकला के, तो फिर उन अदालतों में पेश नहीं होते, तो ये इस वजह से। लेकिन वो अब वो भी हीरो बनने जनाब इस वजह से कि जनाब कैदी नंबर 804 तो ये फौज से चले गया, तो मैं जी उन्हें वकालत नहीं करनी, ये इनकलाबी है। और दूसरे जो मैंने कहा इमरान खान की चीखें निकल रही हैं, इमरान खान आपको याद होगा, हाँ ये जो मलकू साहब हैं, मलकू साहब ने 804 में ये गिरफ़्तार हो गए थे कैदी नंबर 804 वाले, बाद फिर छोड़ दिया था उन्होंने, तो कोई शो कर रहे थे ये, तो वहाँ ये उन्होंने 804 जब इन्होंने रिलीज़ किया उस वक्त नहीं, जब बाद में ये किसी शो में जब गाना शाना गा रहे थे तकरीब में,
तो फिर वहाँ कुछ छापा छुपा बढ़ गया, जाकर अब कुछ देर के लिए गिरफ्तार हो गए, फिर उनको छोड़ दिया था। इनको गल नहीं बन रही थी कुछ ना फड़ने वाली उन्होंने। तो इन्होंने बाद में एक और जो है वो ट्वीट मेरी नज़र से गुजरी, जिसमें ये कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान जागते रहना तो फलां तरीक में एक नवा कदी नंबर 804 के हक तराना जरा ले आ रहे हैं वगैरह वगैरह, इसलिए कि दूध पीने वाले मजनू है, ये इनकलाबी नहीं है, ये पैसों के लिए करते हैं। अब इनका जो बरतानिया वाला शो था उसमें इन्होंने पता नहीं कितने पैसे लिए होंगे, और वो पैसे जब जाते हुए नजर आए कि जनाब मैं तो शो में नहीं पहुंच सकूंगा, तो मेरा तो जनाब रकड़ा निकल जाएगा पैसों का। उन्होंने हिसाब किताब लगाया होगा कि जनाब यूट्यूब से ज़्यादा वहाँ मुझे मिलने जाने थे, तो मैं क्यों ना अपने आप को फिर वो उनके हक में कैदी नंबर 804 के बजाय फौज ने अपना फ़र्ज निभाना है तो पाकिस्तान बचाना है उस तरफ निकल जाऊँ। उसमें गलत भी कुछ नहीं है, आपस की बात है, गलत भी कुछ नहीं है। और दूसरा जो मैं जिक्र ना इमरान खान की चीखें निकली, आपको याद होगा इमरान खान ने जब मियांवाली में कैंपेन की तो वहाँ इन्होंने फरमाया था जनाब गर्मी बहुत है, अब इतनी गर्मी में मैंने कैंपेन की है, इलेक्शन कैंपेन। तो अब मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे दोज़ख में भी डाल देगा ना तो मुझे गर्मी नहीं लगेगी, मैं बर्दाश्त कर लूँगा, यानी इतनी गर्मी मैंने सह ली है। और अब ये जो नेल्सन मंडेला साहब है, अब इनकी चीखें निकल रही हैं। अब ये साफ़ियों से कह रहे हैं कि जनाब वो मेरे कमरे में एक पंखा लगा हुआ है, छोटा सा मेरा कमरा है, तो वो जब पंखा बंद होता है ना तो वो जो कमरा है वो ओवन बन जाता है। अब पहली बात तो ये कि वहाँ जो डयाला जेल है ना तंदूर बन जाता जी, मेरा कमरा पंखा बंद हो जाता, अपने आप को मजलूम बना के ये पेश कर रहे हैं। और ये जो बाहर इनके लोग आके कहते हैं, वो कहते हैं जनाब वो बड़े हशाश प्रशाश हैं और बड़े तगड़े हैं, उनको भार ही कोई नहीं हैगा। और भाई मेरी असली भार नहीं हैगा कि अंदर सहूलतां पूरी हैं, कूलर शूलर लगे उन्हें, फ्रिजां मिलियां ही, वो जज जिहदा इख्तियार है ही नहीं सी फ्रिज देने का, कानून तो वध के किदां तुसीं आर्डर जारी कर सकते हो अगे जाके। बहरहाल एक अलग इशू है। अब मेरा ख्याल है जिनको लाडला बच्चा बना के रखा हुआ था ना, वो ये चाहते हैं कि जनाब ये ज़रा जवान हो जाए, बड़े हो जाए और बड़े बच्चों की तरह बिहेव करें। ये कैमरे की तरह मुंह करके गालियाँ निकालना शुरू हो जाते हैं जनाब, कमरा अदालत में जाते हैं तभी ओ कर्नल, वो जो सुप्रीम कोर्ट में जिसका जिक्र किया था कर्नल साहब हैं, वो जेल के मामला तो ही चलाते हैं और मुझसे वकला की मुलाकात नहीं करवाते। अली अमीन गंडापुर ने आना था तो मुलाकात तो कर गया अली अमीन गंडापुर, जनाब उसका नाम होता था मैं मिलना चाहता हूँ, लेकिन वो जो उसका नाम काट दिया जाता है वगैरह वगैरह सर की बातें शातें जो करते रहते हैं। तो वैसे ना डयाला जेल में 2 कनेक्शन लगे हैं, 2 लाइनें हैं। अगर एक फीडर की लाइट चली जाए ना तो फिर उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है जेल को दूसरे फीडर पे। और फिर ये भी मेरी सलाह है कि जेल के अंदर जनरेटर भी लगे हुए हैं। अगर खुदा न खास्ता दोनों फीडर जो हैं ये दोनों तरफ से बिजली फेल हो जाए तो फिर वो जनरेटर जो हैं वो चलाए जाते हैं और काम चलाया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि जनाब वो जो फीडर की तब्दीली के दौरान कुछ टाइम जो है वो लग जाता है खान साहब के जो कमरे तक बिजली पहुँचते वो फीडर चेंज होते तो उस वक्त फिर कुछ देर के लिए बिजली जो है वो जाती होगी। और वो मियांवाली वाला बयान फिर किधर गया? मैं ये कई मरतबा कह चुका हूँ कि खान साहब ने जो कुछ कहा हुआ है ना वो इनके सामने आना है और इन्होंने झूठा साबित होना है। ये भी झुपट के मारी थी इन्होंने कि मुझे गर्मी नहीं लगती, मियांवाली में मैंने कंप्लेन कर ली है इतनी गर्मी में, तो अल्लाह ताला अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, मैं दोज़ख में चला गया तो मैं बर्दाश्त कर लूँगा गर्मी को, दोज़ख। और अब इनसे पंखा बंद आ जाए तो गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, कहीं ना ओवन बन गया, तंदूर बन गया जनाब मेरा कमरा, मेरा बड़ी मैं मुसीबत था। तो ये सर ये इस तरह के इनकलाबी हैं, इस तरह के नेल्सन मंडेला हैं। जो मैंने मलकू की बात की है और खान साहब की बात की है, यार बहादरी दे नाल करीदा हुंदा यार, अगर तू जेल कट रहे हो तो भी बहादरी ने कटो। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाक़ के साथ। अल्लाह ताला आप पर मुझ पर हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।